Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Yesterday we did the exercise of chapter number 1. I gave you some homework and you have completed your work. Today we will have an introduction of a book of past paper and we'll try to solve the MCQs from that book. Let's start. This is our book. This is called the Red Spot series, and I have an edition in which the questions are given of the year 2003 to 2014. This is an old edition. You will purchase the fresh edition of this book. This book is available in two forms. One is the topical worked solution form and the other one is the yearly solution form. In the yearly solution form, the complete papers are given of the specific years. As this book is from 2003 to 2014, so अगर हम ईयरली वाला एडिशन लेंगे तो उसमें 2003 से लेकर 2014 तक के कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर्स जो हैं दोज विल बी प्रेजेंट इन दैट बुक. बट इन द टॉपिकल एडिशन इसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज द क्वेश्चंस आर अरेंज्ड. इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर्स में पॉसिबल MCQs और स्ट्रक्चर क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं वो गिवन होंगे. सो एट दिस स्टेज व्हेन वी आर स्टडिंग आवर बुक, जब हम अभी सिलेबस कवर कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द सिलेबस, सो हमें ये टॉपिकल की जो worked solution की book है of the red spot series, this will be helpful. But when we complete, we will cover our syllabus in C3. So at that stage we'll switch towards the yearly worked solutions. So हमें at that level that will be helpful. But at this stage we'll consult the topical worked solutions. So buy this book, and today we'll do the MCQs of the chapter number 1 which are given in this book of the past paper. Let's start. The first MCQ which is given in this book is, the diagram shows a cell. This cell which number show the parts named. अब इसमें हमें उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये कट हो रहा है, इसको हम कर लेते हैं ऐसे, यस लाइक दिस. नो, द कंप्लीट जो व्यू हो रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 1 का आ रहा है. तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज द डायग्राम शोज अ सेल. विच नंबर शो द पार्ट्स नेम्ड? ए ऑप्शन इज नंबर 1 इज सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज सेल वॉल एंड नंबर 3 इज साइटोप्लाज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन नंबर्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें. द फर्स्ट इज cell membrane, second one is cell wall, third one is chloroplast, and the fourth one is cytoplasm. Now look at the table. Option A हमें क्या बताती है कि the structure 1 is cell membrane, structure 2 is cell wall, बट स्ट्रक्चर 3 इज साइटोप्लाज्म अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए. हालांकि हमने जो उसको आइडेंटिफाई किया है तो स्ट्रक्चर 3 हमारा है क्लोरोप्लास्ट. सो ये ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी क्या है? 1 इज़ सेल मेम्ब्रेन, 2 इज़ सेल वॉल एंड 4 इज़ साइटोप्लाज्म. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. एंड इफ़ वी लुक एट द की द सॉल्यूशन, तो हमें पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर द बी इज़ गिवन. साथ में इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि वाई दिस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नो कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्लांट इज ग्रोन इन ब्राइट सनशाइन. After a few hours, a leaf is stained with iodine solution. The diagram shows what is seen when the leaf is placed under a microscope. Which structure will be stained blue-black? अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि एक प्लांट जो कि ग्रो कर रहा था ब्राइट सनशाइन में, यानी कि हमने उसको सनलाइट में रखा हुआ था उस पौधे को, उस प्लांट को. आफ्टर अ फ्यू आवर्स हमने उसका एक लीफ जो है वो लिया और उसको हमने आयोडीन सोल्यूशन से स्टेन किया. अब आयोडीन सोल्यूशन हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज वी आर डूइंग द आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट इज़ द टेस्ट फॉर स्टार्च. अगर स्टार्च प्रेजेंट हो
तो आयोडीन विल कंबाइन विद स्टार्च एंड गिव द ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्च एब्सेंट है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, तो आयोडीन जो है वो ब्राउन कलर की होती है, तो इट रिमेन्स ऑफ ब्राउन, वो ब्राउन कलर की ही रहती है। अब उन्होंने कहा हमें कि जब हमने एक लीफ लिया एक प्लांट का, और उसके बाद हमने उसके ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन को अप्लाई किया, और अगर हम फिर उस लीफ के सेक्शन करके और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो विच पार्ट या विच स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विल अपीयर ब्लू। इसके लिए हमें सबसे पहले इन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होगा। ए स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस, बी इज सेल वॉल, सी इज क्लोरोप्लास्ट and D is vacuole. Now you know कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, and when this glucose is produced in excess amount, the extra amount is stored in the form of starch in the chloroplast. अब इस पूरे सेल के अंदर अगर हम देखें तो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, एंड इफ वी अप्लाई आयोडीन, तो जो स्टार्च है दैट विल एब्जॉर्ब द आयोडीन एंड विल अपीयर ब्लू। सो जब हम इस सेल को ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप और हमने आयोडीन सोल्यूशन अप्लाई किया हुआ है, तो जो ऑप्शन सी वाला स्ट्रक्चर है दैट विल अपीयर blue black because it contains the starch. So the answer of question number 2 is option C. This is the right option. Now come towards question number 3. The diagram shows a plant cell which labeled structure control the passage of substances into and out of the cell. First of all, we will identify the structures. A is cell wall, B is cell membrane, C is cytoplasm, and D is tonoplast. We know सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट ये सेमी परमिएबल हैं, लेकिन अगर हम देखें कि सेल की ट्रैफिक को बाहर के एनवायरनमेंट से इनसाइड द सेल जो ट्रैफिक को, जो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. सो राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज बी ऑप्शन. Next comes the question number 4. The diagram shows a root hair surrounded by a dilute solution of mineral ions. Which statement is correct? Water molecule move into the root hair because their concentration is lower inside. Water molecule move into the root hair because their concentration is lower outside. Water molecules move out of the root hair because their concentration is lower inside. And D option है water molecule move out of the root hair because their concentration is lower outside. अच्छा जी, इसके लिए अभी हम सबसे पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आउटसाइड इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, मीन के सॉल्ट is in low concentration and water is in high concentration. Inside अगर हम देखें तो सेल के अंदर concentrated solution of mineral ions है, mean कि inside क्या है, there is high concentration of salt and there is low concentration of water. सो अब वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और इनसाइड द सेल वाटर लेस अमाउंट में है, सो वाटर विल मूव इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, विच इज़ द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव into the root hair because the concentration is lower inside. So option number A is the right option for question number 4. Now come towards the question number 5. The question number 5 is, the table shows some characteristic of 4 type of cell. Which cell could be a root hair cell? अब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, मीन्स 4 टाइप ऑफ सेल्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं. इन 4 टाइप ऑफ सेल्स में से विच इज़ द रूट हेयर सेल? द सेल ए इज़ अ सेल विच हैव न्यूक्लियस एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट. इसमें देखें, इसमें न्यूक्लियस भी है और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है.
सेल बी में न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। सेल सी में न्यूक्लियस भी नहीं है और क्लोरोप्लास्ट है, और डी में न्यूक्लियस भी नहीं है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। अब अगर हम रिकॉल करें रूट हेयर सेल के स्ट्रक्चर्स को, ये जो गिवन है बल्कि यहाँ पर नीचे, दिस इज़ द रूट हेयर सेल। सो इसमें अगर हम देखें तो इट हैज़ न्यूक्लियस, बट इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो द सेल बी will be a root hair cell. Cell A, C and D are not root hair cells, but cell B is the root hair cell. Now the next question is question number 6. The diagram shows three different cells not drawn to the same scale. ये जो सेम स्केल की इन्होंने बात की, मीन्स इनकी मैग्नीफिकेशन सेम नहीं है। इनमें से कुछ ज़्यादा मैग्नीफाइड हैं अपने ओरिजिनल साइज़ के कंपैरिजन में, एंड सम आर लेस मैग्नीफाइड। अच्छा जी, द क्वेश्चन इज विच आर एनिमल सेल्स। इनमें से कौन से एनिमल सेल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई दिस सेल्स। द सेल नंबर 1 इज रूट हेयर सेल। द सेल नंबर 2 इज sperm cell, and cell number 3 is RBC. And we know that root hair cell is a plant cell, sperm and RBC both are animal cells. So the option number C, 2 and 3 only, these are the animal cells. So option number C is the right option for question number 6. Next comes question number 7. The question is, when a red stain is added to a culture containing both living and dead cells, only the dead cells take up the stain. Which structure prevents the stain entering the living cell? Now, first of all, इसमें समझने वाली बात है what is a culture. Culture क्या होता है? In the laboratory, we take medium and we grow the cells. The growth of cells which we obtain in a medium that is known as the culture, उसको हम कहते हैं कि ये कल्चर है। मीडियम क्या होता है? मीडियम वो सॉल्यूशन, वो मिक्सचर है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स हमने ऐड किए होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ सेल। एक सेल को ज़िंदा रहने के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमने वो उन तमाम न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सचर सा बना दिया होता है। उस मिक्सचर को हम कहते हैं मीडियम। अब हम इस मीडियम के ऊपर सेल्स को ग्रो करते हैं, उनकी कॉलोनीज़ हम जो हैं वो बनाते हैं। उन कॉलोनीज़ को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं कि दिस इज़ द कल्चर ऑफ दैट सेल। नाउ वी हैव अ कल्चर in which both living and dead cells are present. Some cells are dead in that culture. अब हम उसके अंदर रेड स्टेन ऐड करेंगे। अब जो लिविंग सेल्स हैं वो तो इस रेड स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो उसका इनटेक नहीं करते, या वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल अमाउंट में, बहुत लेस अमाउंट में वो स्टेन उस सेल के अंदर एंटर होता है। लेकिन जो डेड सेल्स होते हैं वो सारे स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे अपीयर डार्क रेड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब लिविंग सेल के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है जिसने कि इस स्टेन की एंट्री को प्रिवेंट किया इन द सेल? तो अगर आप देखें तो डेफिनेटली द सेल मेम्ब्रेन विच इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, दिस एक्ट्स एज अ बैरियर, दिस एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या दिस एक्ट्स एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच इनहिबिट द एंट्री ऑफ सर्टन मटेरियल्स इनटू द सेल। सो स्टेन को जो स्ट्रक्चर इनहिबिट करेगा फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लिविंग सेल, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। एंड डेड सेल में ये वर्क नहीं कर सकता बिकॉज सेल मेम्ब्रेन वर्किंग नहीं होती, दैट इज़ अ डेड सेल। सो एवरी पार्ट ऑफ द सेल इज़ डेड, वो नॉन फंक्शनिंग हो गया, सेल मेम्ब्रेन इज़ नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, सो स्टेन ईजीली जो है वो सेल के अंदर एंटर हो सकता है इन द डेड सेल्स। सो जो सेल मेम्ब्रेन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7. Now come towards the question number 8. The diagram shows a typical plant cell after being placed in a concentrated salt solution for 10 minutes. ये एक डायग्राम हमें इन्होंने दी हुई है ऑफ अ सेल। इस सेल को हमने, दिस इज़ अ प्लांट सेल एंड दिस सेल हैज़ बीन प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन फॉर 10 मिनट्स। हमने इसको सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। मीन्स इस सेल के सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ ऑफ अ concentrated salt solution.
इफ़ दिस इज़ अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन मीन्स कि इसके अंदर द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज़ वेरी हाई एंड वाटर इज़ इन वेरी लो कंसनट्रेशन. So outside the environment water is present in low amount. जब सेल के अंदर के कंपैरिजन में उसकी एनवायरनमेंट में उसके सराउंडिंग में वाटर कंसंट्रेशन कम हो तो जो वाटर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है दैट कम्स आउट, वो सेल में से बाहर निकल जाता है बाय प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस. अब उसके वजह से क्या होता है, सेल श्रिंक्स, सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा. अब उस श्रिंकेज की वजह से the cell membrane of the cell will detach from the cell wall और सेंटर में ये गैप क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, ये क्यों हुआ है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज़ रिड्यूस्ड. अब सेल वॉल क्योंकि नॉन लिविंग पार्ट है तो वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगा, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है दैट विल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल और ये श्रिंक हो जाएगी और सेल का जो इनर मीडियम है यानी जो उसका प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग मैटर है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज़ विच नंबर्ड स्ट्रक्चर आर पार्शियली परमिएबल. अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पर नंबर किए हुए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि पार्शियली परमिएबल है. द स्ट्रक्चर 1 इज़ द सेल वॉल, the 2 is cell membrane and 3 is cytoplasm. So definitely the option D is the right option because cell membrane is the only structure in these 3 numbered structures which is a partially permeable structure, which is a partially permeable membrane. So right option for question number 8 is D option, means last option. Now come towards the question number 9. The diagram shows a plant cell. Which cell control the passage of substances into and out of the cell? This is again repetition. The structure A is cell wall, B is cell membrane, C is tonoplast and D is cytoplasm. तो जो ऑप्शन बी है हमारे विच इज़ द सेल मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the diagram represents a cell as seen under the electron microscope. This is the magnified view of a cell and this is the micrograph through an electron microscope. What type of cell is this? अब हमें 4 options given है, हमने ये decide करना है कि इनमें से कौन सी option is the right option. First of all the A option. According to this option this is an animal cell because outer layer is the cell membrane. Option B is that this is bacterium cell because no chromosomes are visible. Option C that this is a plant cell, cytoplasm is visible, and option D this is a plant cell because cell wall is visible. C और D तो completely negate होगी कि this could not be the right options because इस समय जो picture given है इसके अंदर there is no cell wall, so ये plant cell नहीं हो सकता. If it has no cell wall और center में अगर हम देखें तो a nucleus is present. So this cannot be a bacterium cell क्योंकि bacterium cell is a prokaryotic cell जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता, but a nucleus is visible so it cannot be a bacterium cell. So the right option is option A. This is an animal cell. किस लिए? Because the outer layer is the cell membrane और animal cell में जो outer layer होती है that is the cell membrane होती है. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया. नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 11. द डायग्राम शोज अ प्लांट सेल विच फीचर्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स. अब इसको हमें पहले देखने के लिए स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना होगा. वन स्ट्रक्चर इज सेल वॉल, 2 इज सेल मेम्ब्रेन, 3 इज क्लोरोप्लास्ट, 4 इज nucleus and 5 is vacuole, a large vacuole. Now option A is 1 and 2. 1 is cell wall, 2 is cell membrane. ये अब right option नहीं है because cell membrane is present in the animal cell. B है 1 and 3. 1 and 3. Yes, cell wall and chloroplast. Yes, these both structures are absent in animal cell. So our right option is option B. C को देखें 2 and 4. 2 जो है that is cell membrane and 4 is nucleus. Both these structures are present in animal cell. So C option is not the right option. D है 2 and 5. 2 is cell membrane and 5 is large vacuole. Large vacuole definitely not present in the animal cell but cell membrane is present in animal cell. So in 4 options में से our right option is the option B.
Now the question number 12. A human cheek cell and a spongy mesophyll cell from a leaf are examined under a microscope. Which structures are seen in both cells? अब कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ह्यूमन के चीक सेल में भी एग्जिस्ट करेंगे और प्लांट के मेसोफिल सेल में भी एग्जिस्ट करेंगे? सो अब अगर इन तमाम ऑप्शंस को हम रीड करें तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये 3 हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. सो इन सब में से द ऑप्शन ए विल बी आवर राइट ऑप्शन. Next question is, some structures found in cells are listed, that is cell wall, cell membrane, chloroplast, cytoplasm and nucleus. Which structures are found in both animal cell and plant cell? कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो both plant cell में भी एग्जिस्ट करते हैं और animal cell में भी एग्जिस्ट करते हैं? अगर हम इनमें से देखें तो ऑप्शन नंबर द cell membrane means structure number 2, structure number 4 and structure number 5. These are present both in plant and animal cells. So option D will be our right option. Means 2, 4 and 5. These are the structures which are found both in plant and animal cell. Next question is, some processes which occur in flowering plants are listed. Number 1. Ion uptake by root hairs, water uptake by root hairs, ion movement up the xylem in the stem, and water vapor loss by the mesophyll cells of the leaves. पहली में आयन अपटेक बाय द रूट हेयर मीन के जो हमारे रूट हेयर सेल्स हैं वो जो अपनी सराउंडिंग के इन्वायरमेंट है, जो सॉइल में आयन्स प्रेजेंट हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं. सेकेंड में वाटर अपटेक बाय रूट हेयर्स के जो हमारे सॉइल प्लांट के इर्द गिर्द सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो वाटर एग्जिस्ट करता है वो रूट हेयर सेल्स में एंटर होता है, वो एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट हेयर सेल्स. थर्ड है आयन मूवमेंट अप द जाइलम इन द स्टेम, कि जब रूट हेयर सेल्स ने आयन को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद वो जाइलम वेजल्स में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और फिर जाइलम कंडक्टिंग वेजल्स होती हैं, ये इन आयन्स को अपवर्ड डायरेक्शन में टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट उसको वो सप्लाई कर देते हैं, उसको प्रोवाइड कर देते हैं. और फोर्थ प्रोसेस क्या है कि जो वाटर वेपर हैं वो लीफ की सरफेस से उनका लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस डेफिनेटली यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास. वो क्या होता है कि लीफ की सरफेस में से वाटर इवेपोरेट करता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. अब इन तमाम प्रोसेस, ये चारों के चारों प्रोसेस जो हैं, दीज अकर्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. विच प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड बाय सेल सरफेस मेम्ब्रेन? इन 4 प्रोसेसेस में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है? इसके लिए फर्स्ट वी लुक एट द डायग्राम ऑफ द रूट हेयर सेल. This is a root hair cell, this is cell wall, this is cell membrane, and this is a large vacuole. Here is the nucleus. Cell wall, cell membrane, vacuole and nucleus. Surrounding के environment में there is present salt and water. Water will move inside the cell by the process of osmosis. Salts will move inside the cell by the process of diffusion. But if these salts are of large size, then they cannot cross the cell membrane. अब इनको क्रॉस करने के लिए there are certain proteins which are present on the cell membrane, और इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं these are the carrier proteins, and these proteins help in the carrier mediated transport of these ions, of these salts inside the cell. सो अगर हम देखें तो ओस्मोसिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस. वो वाटर जो हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की मूवमेंट हो रही है उनकी. सॉल्ट अगर डिफ्यूजन के ज़रिए एंटर हो रहा है तो वो भी सिंपल है. लेकिन अगर
आयन की अपटेक है बाय रूट हेयर सेल्स, और आयन भी वो जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उनके लिए फिर एक स्पेशल मेथड होता है विच इज़ द कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इन विच सेल मेम्ब्रेन इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व। इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा ओनली प्रोसेस नंबर 1 है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, वो डायरेक्ट रोल प्ले कर रही होती है इन द अपटेक ऑफ आइंस। सो इन तमाम ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है, दिस इज़ आवर राइट ऑप्शन। I think enough for today.